एवरीवन, आज हम एयर पॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है। तो जिसके में भी ये टॉपिक है वो इस टॉपिक को यहाँ से कवर कर सकता है। ठीक है। सो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे। आइए, एयर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एयर कंटेमिनेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट हो, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, जैसे कि डस्ट, गैस, मिस्ट, फ्यूम, स्मोक एटसेट्रा in the outdoor atmosphere in sufficient quantity of such characteristics and of such duration that it become injurious to human, plant, animal life and to property। इसका मतलब ये है, ऐसा पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, ह्यूमंस की लाइफ पे, इट मीन उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा एनिमल की लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्लांट्स की लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, या फिर कोई भी मेटल या फिर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी प्रॉपर्टी बाहर है, उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, बाहर के अंदर भी। अगर बाहर होगा, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है बाउंड्री क्रिएट हो गई कि घर में नहीं आ सकता वो एयर पॉल्यूटेंट, तो वो अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पॉल्यूटेंट मतलब जो हार्मफुल पार्टिकल है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पॉल्यूटेंट जो कि ह्यूमन, एनिमल या फिर प्लांट या फिर कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई मेटल सब्सटेंस एनीथिंग जो हमारे काम की थी उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो पार्टिकल हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से एयर पॉल्यूटेंट होगा। पॉल्यूटेंट बोल रही हूँ, पार्टिकल को कहते हैं जो एयर में प्रेजेंट है, जो डेंजरस होता है। ठीक है, हमारे लिए और या फिर उन चीज़ों के लिए। तो ठीक है, अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में है और वो हमें इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम उस पार्टिकल को एयर पोल्यूशन नहीं कहेंगे, एयर पॉल्यूटेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर उस पार्टिकल की कंसंट्रेशन इतनी हो गई कि अब वो हमारी लाइफ पे इफेक्ट करने लग गया, ठीक है, तो हम कहेंगे अब इसको ठीक करना जरूरी है, इसको रिमूव करो, अब वो हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसमें सारे क्या है, गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर भी फर्दर डिवाइड है, बहुत सारे पार्ट्स में, है ना। तो वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, हमें किस वाले एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, क्या हम सबसे ऊपर लेवल वाले एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े या फिर सबसे नीचे वाले एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े। तो एक भी चीज मैं दिखा देती हूँ क्या मैं कहना चाह रही हूँ। जैसे मान लो आपका ये अर्थ था, है ना, उसके ऊपर कुछ लेयर है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसके जस्ट ऊपर एक और लेयर आती है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और उसके ऊपर एक और लेयर आती है जिसको मीजोस्फेयर कहते हैं, और उससे ऊपर सबसे लास्ट एक और लेयर आती है जिसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर। और भी आते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसी से हमारा पूरा एटमॉस्फेयर बना होता है। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम कौन से वाले एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े, इसका कौन सा पार्ट पढ़े हम, तो हम इसमें ट्रोपोस्फेयर के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कहाँ तक लाई करता है, ग्राउंड से 0 किलोमीटर से 11 किलोमीटर तक रेंज करता है, 0 to 11, इतने किलोमीटर में हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, और हम इसके बारे में ही स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इनसे क्या कॉजेज हैं, ये कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारी लाइफ को। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसा इसीलिए हम इनके बारे में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम वहाँ नहीं रहते हैं, हमारा उस जगह से कोई मतलब कनेक्शन है नहीं ऐसा, हमारा कॉन्टेक्ट ट्रोपोस्फेयर से है, और ट्रोपोस्फेयर ही लैंड और वाटर वाला जो पोर्शन है अर्थ पर, उससे कनेक्ट रहता है, तो यही इफेक्ट कर रहा होता है हमें। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी को कैसे ठीक करना है उसके बारे में। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं, लास्ट टाइम वैसे ये लिखा है, वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये रेंजेस दे रखी हैं, पूछ भी ली जाती है कि मतलब बताओ कि स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे लाई करता है, अर्थ से कितने डिस्टेंस पे, या फिर कभी कभी पूछते हैं कि सीक्वेंस बताओ कि कौन सा एटमॉस्फेयर का पार्ट पहले आता है, फिर कौन सा आता है, फ्रॉम अर्थ टू फार अवे फ्रॉम द अर्थ, इस तरीके से, है ना। तो ये आपको सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, सबसे नियरेस्ट जो अर्थ के होता है वो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। ठीक है, कहाँ कहाँ से, ट्रोपोस्फेयर 0 to 11, और स्ट्रेटोस्फेयर 11 to 50, फिर मीजोस्फेयर यहाँ पे 50 to 85, उसके बाद क्या आता है थर्मोस्फेयर जो कि होता है 85 to 500 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। अब ये एयर पॉल्यूटेंट्स कहाँ से जनरेट होते हैं और किस टाइप के होते हैं वो देखने वाला है। ठीक है, तो 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है पॉल्यूटेंट्स को, जैसे कि एक नेचुरल कंटेमिनेंट्स होता है, दूसरा एरोसोल्स होता है, और दूसरा होता है गैसेस एंड वेपर्स। ठीक है,
सबसे पहले देखेंगे नेचुरल कंटेमिनेंट्स, ठीक है। नेचुरल कंटेमिनेंट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली अकर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो नेचुरल फॉग देखी जाती है सर्दियों में, इस तरीके से, है ना। बैक्टीरिया जो नेचुरली अकर होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, कभी हो जाए तो फिर खुद ही प्रोड्यूस होगा वो एयर पॉल्यूशन, है ना। जैसे पॉलन ग्रेन्स आपने बायो में पढ़ रखा होगा। पॉलन की वजह से क्या है, दूसरे प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं, एक तरीके से ऐसे नहीं होता, फ्लावर में होते हैं छोटे छोटे पॉलन्स एंड वो नीचे गिर जाते हैं, जहाँ गिरते हैं वहाँ पे फिर एक नया ट्री हो जाता है, इस तरीके से। तो वो भी एक टाइप से क्या है, नेचुरल कंटेमिनेंट्स होता है। एयर पोल्यूशन को थोड़ा सा वो भी इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से होता है, फ्रॉम वीड्स, ग्रास एंड ट्रीज, यहाँ से आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एरोसोल्स, ठीक है। एरोसोल्स क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनना, है डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे और लिक्विड पार्टिकल्स होंगे जब वो क्या है, डिस्पर्स हो जाएं, कहाँ पर, गैसियस मीडियम में। जैसे कि मान लो सॉलिड का बहुत सारा, जैसे मान लो पार्टिकल है, डस्ट कह लो, कुछ इस तरीके से, है ना, पार्टिकल्स हैं। और लिक्विड के भी कुछ पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ही छोटे हैं लेकिन, है ना। और फिर वो जो एयर में क्या है, गैस ही है, ठीक है। जब वो वहां पे क्या है, बिखर जाए एकदम, तो हम कहेंगे वो क्या है, एरोसोल्स, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं कि एरोसोल्स में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, कौन कौन से टाइप के ऐसा होता है कि सॉलिड और लिक्विड गैसीय स्टेट में जा रहे हैं। तो देखते हैं, पहला है डस्ट, ठीक है। डस्ट में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जाते हैं, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं एकदम स्कैटर टाइप, और कहाँ जाते हैं, गैसियस मीडियम में जाके हो जाते हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, उन डस्ट में जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, तो वो क्या है, थोड़ी देर के लिए रहेंगे एटमॉस्फेयर में, है ना, फिर धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है, 5 म्यू से छोटा होता है। ये तो चलो रेंज दे रखी है कि डस्ट के जो पार्टिकल्स होंगे उसकी साइज कितनी होती है, 1 to 1000 म्यू होती है, ठीक है। पर कुछ पार्टिकल जो बहुत ही छोटे हैं, लेस देन 5 म्यू, उससे छोटे हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक स्टेबल सस्पेंशन कर लेते हैं, आराम से सेटल उधर ही, मतलब उधर ही रहते हैं एटमॉस्फेयर में, सेटल नहीं होते, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। ना वो नीचे जाते हैं ना ऊपर, बहुत लाइट है इसीलिए, ठीक है। बट जो साइज बड़े होंगे वो क्या है, टेम्परेरी सस्पेंशन करते हैं। तो मोस्टली हमने देखा है कि वो टेम्परेरी सस्पेंशन करते हैं। कुछ ही पार्टिकल्स होते हैं जो छोटे साइज के होते हैं, तो वो सेटल नहीं हो पाते, ठीक है। दूसरा होता है स्मोक। स्मोक कैसे प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। जब आप किसी चीज को जला रहे हो और वो अच्छे से नहीं जली है, तो हमारे वहां पे वो स्मोक प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, 0.5 to 1 मिली, ठीक है। ये सब पूछ लेते हैं इसलिए मैंने लिख दिया है। मिस्ट क्या होता है, अब मिस्ट का सिंपल सा मीनिंग ये है, हमने डेफिनेशन में देखा है रिसोर्स की, दैट डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन गैसियस मीडियम। एक गैसियस मीडियम होगा, उसमें या तो लिक्विड के पार्टिकल या फिर सॉलिड के पार्टिकल डिस्पर्स हो जाते हैं, तो उसको एरोसोल बोलते थे, ठीक है। बट अब मैं बोल रही हूँ मिस्ट। मिस्ट क्या होता है, जब लिक्विड के पार्टिकल हैं, ठीक है, गैसियस मीडियम हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, गैस ही गैस होती है उधर, उसमें जब लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है, डिफ्यूज हो जाएं या फिर डिस्पर्स हो जाएं, तब उसकी वजह से क्या होता है, मिस्ट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब वो कंडीशन जो होती है उसको मिस्ट कहते हैं, ठीक है। बट जो लिक्विड पार्टिकल जो डिस्पर्स हुए हैं गैसियस मीडियम में, उनकी कंसंट्रेशन इतनी हाई नहीं है, वो थोड़े बहुत ही हैं, जिसकी वजह से क्या है, विजिबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हमें ठीक ठाक दिख रहा है, अगर वो प्रेजेंट भी है एटमॉस्फेयर में तो भी हमें दिख रहा है आसपास का कि क्या चल रहा है, ठीक है, ठीक है। बट फॉग में क्या होता है, फॉग में क्या होता है कि लिक्विड ही रहते हैं, लिक्विड पार्टिकल ही रहते हैं, और उनके क्या है, एटमॉस्फेयर में वो डिस्पर्स हो जाते हैं गैसियस मीडियम में, है ना। तो लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, उनकी कंसंट्रेशन, लिक्विड जो पार्टिकल्स थे उनकी कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा ही होती है गैसियस मीडियम में, एटमॉस्फेयर में कुछ ज़्यादा ही होती है उनकी कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, वो रोक देते हैं ना, मतलब कुछ डिस्टेंस तक दिखता है पर उसके बाद फिर हमें दिखना बंद हो जाता है ना, तो उसको फॉग कह देते हैं। तो अगर आपसे पूछे मिस्ट एंड फॉग में क्या डिफरेंस है, तो जैसे इतना सा है कि उसमें लिक्विड पार्टिकल की मिस्ट में कंसंट्रेशन कम होती है, विजिबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं। बट फॉग में ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या है, कंसंट्रेशन लिक्विड पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है
और फिर विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। ठंड में तो देखा ही होगा कि ज़्यादा जब हो जाती है थोड़ा हमें फिर दिखाई नहीं देता है ना, दूर तक थोड़ा बहुत दिखता है फिर आगे से नहीं दिखाई देता है ना। अब आते हैं फ्यूम्स। फ्यूम्स क्या होता है? सॉलिड मटेरियल्स वेपराइज एंड देन कंडेंस इनटू फाइन एयरबोर्न पार्टिकल्स। ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो जैसे मैं वेल्डिंग एग्जाम्पल है इसमें वेल्डिंग फ्यूम्स। अब वेल्डिंग से आपको समझ में आ रहा है, जब कोई इंसान वेल्डिंग कर रहा होता है तो वो क्या करता है, पार्टिकल्स को हीट कर रहा होता है, वो जो मेटल है उसको हीट कर रहा होता है, जिस वजह से वो क्या है, मेटल जो होता है ना उसमें जिस मेटल को वो हीट कर रहा है वो वेपराइज हो जाते हैं। आपको देखा नहीं होगा बट वेपराइज हो जाते हैं। और वेपराइज होने के बाद वो क्या है, अगर वो कंडेंस हो जाए फिर से एक और बार क्या हो एकदम सॉलिड फॉर्म में आने लग जाए, लेकिन फिर क्या है वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। वो अब मेटल में था पहले वो पार्टिकल, बट पहले उसका वेपराइज हुआ, वेपराइज होके फिर वो कंडेंस हो गया एटमॉस्फेयर में, है ना, तब उसको क्या बोलते हैं, फ्यूम। फ्यूम, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप वेल्डिंग कर सकते हैं और पेंट्स भी होता है, पेंट, पेंट भी क्या है इसी फ्यूम्स में आता है, ठीक है। सो ये है। अब आगे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो गैसेज एंड वेपर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हम गैसेज एंड वेपर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैसेज और वेपर फॉर्म में जो एयर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है हमारी, है ना, वो भी क्या है, यही एक वन ऑफ द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट का एक प्रिंसिपल मतलब मेन जो कंस्टिट्यूएंट है, जो जो अच्छा नहीं है पार्टिकल, जो मेन है वो कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सोर्सेज क्या क्या है इसके, कंबशन ऑफ फ्यूल, जब आप फ्यूल्स को जलाते हो तब ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, स्पेशली कौन सा फ्यूल, कोल वाला, ठीक है, तब ज्यादा ये प्रोड्यूस होता है। एंड रिफाइनरीज जो होती है हमारी, वहां पर ये भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मार्केप्टेंस। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मार्केप्टेंस बोथ आर द सल्फर कंपाउंड्स, राइट। तो जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है और मार्केप्टेंस है वो भी कंपाउंड ऑफ सल्फर होता है, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ना उसमें से एक गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है, जैसे फॉल स्मेलिंग गैस आती है इसके अंदर, जो अच्छी नहीं होती है, स्मेल गंदी होती है इसकी, जैसे अंडा होता है जो सड़ जाता है वैसी वाली, ठीक है। और मार्केप्टेंस क्या होते हैं, इसमें से भी स्ट्रॉन्ग गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है। सोर्सेज क्या क्या है, जब आप क्या करो, जैसे ये स्टेटमेंट है एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब ये होता है जब ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। एनारोबिक बायोलॉजिकल डिके प्रोसेस ऑन लैंड, जब एक बायोलॉजिकल डिके प्रोसेस चल रहा होता है, बायोलॉजिकल किसी का डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, बट जब क्या है एयर में क्या है ऑक्सीजन उसके आसपास प्रेजेंट नहीं होती, तब हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो रिलीज होता है वहां से, ठीक है, जो एक गंदी सी स्मेल देता है। ओके, और क्या हो सकता है, जैसे क्राफ्ट पल्प इंडस्ट्री, वुड से पेपर बनाना, तो जो ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर भी हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। मार्केप्टेंस ऐसा इसका यूजल भी होता है मार्केप्टेंस का, जैसे मान लो जैसे सप्लाइंग गैस है, कोई नेचुरल गैस या फिर कुछ सप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें आपको ये अगर आप उसमें डाल देते हो तो अगर कहीं पे लीकेज होता है तो वो पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होता है, मोर हार्मफुल टू वेजिटेशन एंड एनिमल देन ह्यूमंस, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसा है जो ह्यूमंस के लिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, बट एनिमल और वेजिटेशन के लिए ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो उसको रिमूव करना जरूरी है, ठीक है। सोर्सेज क्या है, जैसे ब्रिक प्लांट्स होते हैं वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सल्फेट फर्टिलाइजर्स होते हैं, सॉरी फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स होते हैं वहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कौन सा होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी एयर पॉल्यूटेंट होता है, बट ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट होता है, अबंडेंट, ठीक है। बट जो सल्फर डाइऑक्साइड था वो क्या था, वन ऑफ द प्राइमरी, ये सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद कौन सा होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन के भी बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, 7 होते हैं जितना मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर उनमें से ओनली जैसे नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट, जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ओनली ये दो फॉर्म करते हैं फॉर्म, ठीक है। बाकी के जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, बट ये ही दो होते हैं, ठीक है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है एक डेंजरस गैस होती है, जिसमें ना तो कोई कलर होता है, ये ऑडरलेस होता है, कलरलेस भी होता है, तो ना तो उसकी कोई स्मेल आ रही है, ना उसका कोई कलर है उस गैस का, और बहुत डेंजरस होती है ह्यूमंस के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ब्लड में डिसॉल्व होकर एक तरह का कंपाउंड बना देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरी बॉडी को नहीं मिल पाती है, ठीक है। सो इनका, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल। जब कार्बोनेशियस मटेरियल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कौन कौन से थे गैसेस और वेपर फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड जो मोस्टली फर्स्ट रहता है, मोस्ट अबंडेंट यही है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा था, नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड्स, है ना। और कौन कौन से हमारे, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मार्केप्टन्स एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सो होप ये आपको पसंद आया होगा लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे, ओके।